Hello friends, welcome to the channel. My name is Vasu Goyal and I am an advocate by profession. आज का टॉपिक है फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि फैक्ट एंड इशू को फैक्टा प्रोबेंडा एंड रिलेवेंट फैक्ट को फैक्टा प्रोबेंशिया कहते हैं, यानी कि विवादक तथ्य एंड सुसंगत तथ्य। ठीक है, चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। तो फैक्ट एंड इशू का मतलब होता है कि विवादित तथ्य, यानी कि दो पार्टीज होती हैं, एक डिफेंडेंट और दूसरा प्रोसिक्यूशन। तो अगर एक फैक्ट पर एक पार्टी असर्ट कर रहा है, दूसरा डिनाई कर रहा है, यानी कि एक पार्टी बोल रही है कि ये बात सही है और दूसरी बोल रही है कि नहीं ये सही नहीं है, इसी को कहते हैं फैक्ट एंड इशू। ये जो फैक्ट की बात कर रहे हैं ये ऐसे फैक्ट होने चाहिए कि अगर वो राइट या रॉन्ग प्रूफ हो जाए तो पार्टी की राइट एंड लायबिलिटी डिफाइन हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, चोरी नहीं की और दूसरी बोलती है कि नहीं तुमने चोरी की है, तो अगर ये चोरी का जो प्रूफ है वो हो जाता है तो फर्स्ट पार्टी की लायबिलिटी होती है कि उसको जेल जाना पड़ेगा। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में डिफाइंड है। एक्चुअली एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज जो है वो सेक्शन 3 में है, जिसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोला जाता है। ज़्यादातर एक्ट में सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, बट इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में है। तो फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स जो हैं वो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, fact and issue may be defined as fact and issue means and includes any fact from which, either in itself or in connection with other fact, the existence, non-existence, nature and extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessary follows। यानी कि कोई ऐसा फैक्ट जिसके प्रूव हो जाने से किसी का एक्सटेंट, नेचर और एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, राइट एंड लायबिलिटी निर्धारित हो जाए, उसको फैक्ट एंड इशू कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए और समझते हैं, यदि ए पर चार्ज है बी के मर्डर का, तो आइए देखते हैं कि इस पर अब क्या क्या फैक्ट एंड इशू होगा। तो पहला पॉइंट है दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, मतलब कि क्या ए ने बी को मारा है, तो ये फैक्ट एंड इशू होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी असर्ट कर रहा है और दूसरा डिनाई। इस फैक्ट के प्रूफ हो जाने से किसी की लायबिलिटी निर्धारित हो जाएगी जेल जाने की। नेक्स्ट है दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, क्या ए की इंटेंशन थी बी की हत्या करने की। किसी क्राइम को कमिट करने के साथ साथ उसको करने के पीछे जो इंटेंशन थी, पर भी एक पार्टी बोलेगी कि हाँ इंटेंशन तो थी मारने की, दूसरी बोलेगी कि नहीं नहीं थी। तो ये एक ऐसा फैक्ट है इंटेंशन का कि अगर ये प्रूफ हो जाए तो यह भी एक लायबिलिटी दे देगा क्राइम कमिट होने की। नेक्स्ट है दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इसका क्या है, ये जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है ये है एक एक्सेप्शन है मर्डर का। अगर सामने वाला व्यक्ति किसी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है, फिर आप किसी की हत्या करते हैं तो उसे मर्डर नहीं कहा जाता है। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन है मर्डर का। इसमें भी एक पार्टी असर्ट करेगा, दूसरी पार्टी डिनाई करेगी, और इसके प्रूव हो जाने से किसी का राइट एस्टैब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट है ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बीज डेथ वॉज बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। इसका मतलब ये है कि पागलपन जो होता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये भी एक डिफेंस है जिसका यूज़ करके कोई भी बंदा बच सकता है, उसको एक्विटेड किया जा सकता है, उसको बरी किया जा सकता है। यह भी फैक्ट एंड इशू ही होगा, क्योंकि इसमें भी एक पार्टी असर्ट करेगी और दूसरी डिनाई करेगी। आइए देखते हैं रिलेवेंट फैक्ट के बारे में जो सेक्शन 3 में डिफाइंड है, और लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी चैप्टर 5 से 55 में है। आइए इसको भी समझते हैं। रिलेवेंसी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ये किसी और पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, तो ये फैक्ट एंड इशू पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि कौन कौन सा फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा कि फैक्ट एंड इशू क्या है।
तो रिलेवेंट फैक्ट जो होता है उसका फैक्ट एंड इशू से कुछ ना कुछ लॉजिकल कनेक्शन होगा। जैसे कि क्या ए ने बी को जान से मारा, तो ए के पास से किसी वेपन का निकलना कहीं ना कहीं लॉजिकली तार्किक रूप से बता रहा है कि ए के पास कैपेबिलिटी थी बी को मारने की, तो ये एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। आइए चलिए समझते हैं कुछ डायग्राम से। इसमें आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम को कि किसी का राइट और लायबिलिटी निर्धारित करना है, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्ट एंड इशू प्रूव करने होंगे, और इन फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए बहुत सारे रिलेवेंट फैक्ट्स प्रूव करना होगा। तो बहुत सारे रिलेवेंट फैक्ट्स मिलके ही फैक्ट एंड इशू को प्रूव करेंगे, और ये फैक्ट एंड इशू जब प्रूव हो जाए तो किसी को लायबल ठहरा दिया जाएगा। आई होप आपको डायग्राम से इसकी स्टोरी क्लियर हो रही होगी। चलिए देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो पहला डिफरेंस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट एंड डिस्प्यूट, वन असर्ट वन डिनाई। मतलब कि फैक्ट एंड इशू को हम लोग फैक्ट एंड डिस्प्यूट भी कहते हैं। फैक्ट एंड इशू जो है वो एसेंशियल इशू है राइट्स एंड लायबिलिटी का। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी असर्ट करती है, दूसरी डिनाई करती है, और ए एंड बी के बीच डिस्प्यूट हो गया। जैसे कि लैंड का मालिक कौन है, जमीन का मालिक कौन है। ए कह रहा है कि ये मेरा है, बी उसको डिनाई कर रहा है। तो क्या ऐसा रिलेवेंट फैक्ट में होता है कि जब एक पार्टी असर्ट करे एक पार्टी डिनाई करे? होता है, ये सिर्फ फैक्ट एंड इशू में होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है प्रोविजन ऑफ डिस्कवरी अप्लाइड, और रिलेवेंट फैक्ट में है प्रोविजन ऑफ डिस्कवरी नॉट अप्लाइड। आइए इसको समझते हैं कि जब एक पार्टी अपोनेंट को कंपेल करती है कि डिस्क्लोजर के लिए जो भी उसके पोजीशन में है डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स, हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 11 की जो कि है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। जब एक पार्टी अपना केस फुल्ली डिस्क्लोज नहीं कर रही है तो दूसरी पार्टी या अपोनेंट उसको कंपेल करेगा कि तुम अपना केस डिस्क्लोज करो। डिस्कवरी का प्रोविजन सिर्फ अप्लाई होता है फैक्ट्स एंड इशू पर, रिलेवेंट फैक्ट्स पे ये अप्लाई नहीं होता है। फैक्ट एंड इशू वो फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव किया जाना होता है, जबकि रिलेवेंट फैक्ट्स वो फैक्ट होते हैं जो अप्लाई होता है। फैक्ट एंड इशू पर रिलेवेंट फैक्ट के थ्रू फैक्ट एंड इशू प्रूफ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इसका एप्लीकेशन कहीं डिफाइंड नहीं है, इसका एप्लीकेशन डिफाइंड है सेक्शन 5 to 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। ये दोनों डिफरेंसेस हैं फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स में। इसका मतलब है कि फैक्ट एंड इशू कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कि किस पॉइंट पे दो पार्टीज इशू क्रिएट कर दें। रिलेवेंट फैक्ट की बात करें तो कौन सा फैक्ट रिलेवेंट है ये हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसका पूरा एप्लीकेशन दिया है सेक्शन 5 से लेके 55 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो ठीक, ओके, थैंक यू एंड सपोर्ट करिए।